हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे। फर्स्ट टोटल आउटपुट, सेकंड स्टॉक, थर्ड सप्लाई एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सप्लाई शेड्यूल्स। इस सप्लाई शेड्यूल्स में दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स और सेकंड जो है वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल। पर ये शुरू करने से पहले लेट अस रिवाइज व्हाट इज मीन बाय सप्लाई। According to Paul Samuelson, supply refers to the relation between market price and amount of goods that producers are willing to supply। यानी जो भी गुड्स दुकानदार ने बेचने के लिए दुकान में रखा है और उसे बेचने के लिए पर्टिकुलर टाइम और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम और प्लेस जो है वो विलिंगनेस है, तो उसे प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई करेगा। यानी जो प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोड्यूसर है, उसे अपना माल सप्लाई करना है तो वो कैसे तरीके से सप्लाई करेगा। उसे पर्टिकुलर टाइम चाहिए और एक पर्टिकुलर प्लेस भी चाहिए जिससे वो अपना सप्लाई कर सकता है। और आगे हम देखते हैं कि सप्लाई का शेड्यूल कैसा है। A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supply of a particular commodity। यानी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। वो पर्टिकुलर शेड्यूल्स में, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में और मार्केट शेड्यूल में उसका रिलेशन कैसा है, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at a various price during a given period of time। यहाँ पे जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखेंगे। हम टेबल नंबर 4.1 देखते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और रिलेशनशिप कैसा है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज़ पर केजी एक कॉलम है और दूसरा सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजी, ये दूसरा कॉलम है। जब प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 यानी जब यहाँ पे हमें प्राइस बढ़ती हुई दिखती है तो उसका असर सप्लाई ऑफ कमोडिटी में भी आपको देखा जा सकता है। यानी जब हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 रुपीज़ थी तो सप्लाई हमारा 100 केजी का था, और जब प्राइस 20 हो गई तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी भी 200 हो गया। 30 जब प्राइस हुई तो 340 हुई तो 450 हो गई तो 500। यानी यहाँ पे जो हमारा आप देख सकते हो कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी हमारा बढ़ता ही जा रहा है। यानी उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे हमें दिखाई देता है। Explain the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity. Lower the price, lower the quantity of commodity supply, and vice versa. At the lowest price of ₹10, supply is also lowest at 100 kg. At the highest price of 50, quantity supply is highest at 500 kg। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब हमारी प्राइस कम थी 10 रुपीज़ थी तो हमारा सप्लाई भी 100 kg था, और जब प्राइस 50 हो गई तो हमारा सप्लाई भी 500 हो गई। यानी उन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है।
यहाँ पे हम देखते हैं एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व उन्होंने बताया है इन अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स। आप देख सकते हो वाई एक्सेस पे यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है और एक्स एक्सेस पे हमें यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी में बता रहा है। क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन एक्स एक्सेस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सेस। सप्लाई कर्व, यहाँ पे सप्लाई कर्व दिखाई दे रहा है आपको। एस एस जो है वो सप्लाई कर्व है। वो कैसे हो गया, वो जब हमारी प्राइस थी 10 तो सप्लाई हमारा 100, यानी यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। 20 थी तो 200 दूसरा पॉइंट, 30 थी तो 300 तीसरा पॉइंट, 40 थी तो 400 एंड 50 है तो 500। यानी हमारा जो कर्व है सब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट से लेके राइट तक, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी यहाँ पे वो हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इन दोनों का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई। अब हम देखते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई schedule refer to a tabular representation showing different quantities of a commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है मार्केट सप्लाई जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल शेड्यूल पे एक प्रोड्यूसर था, उसका बिहेवियर बताया गया, और मार्केट सप्लाई में ऑल प्रोड्यूसर है, हम उनका बिहेवियर बताएंगे। उनका बिहेवियर यहाँ पे कैसा है वो हमें पता चलता है। यहाँ पे टेबल नंबर 4.2 दिया है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। वहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन रुपीज़ जो है वो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी बताई गई है, और क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी यहाँ पे 3 सेलर बताए गए हैं, सेलर 1, सेलर बी, सेलर सी, यानी यहाँ पे 3 सेलर हैं, और उन तीनों की प्लस उन तीनों की जो एडिशन है वो मार्केट सप्लाई इन केजी में हम देख सकते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज़ जब 10 थी तो सेलर 1 ने 100 का सेल किया, सेलर बी ने 200 का, सेलर सी ने 300 का, और इन तीनों का टोटल हो गया तो हमारा मार्केट सप्लाई जो है इन केजी में वो 600 हो गया जब प्राइस 10 थी, यानी जब प्राइस लोएस्ट थी तब। और जब हमारी प्राइस हाई हो गई 50 हो गई तो सेलर ए जो है उसने 500 का सेल किया, बी ने 600 का, सी ने 700 का, और इन तीनों की जो टोटल है वो टोटल 1800, यानी वो हाईएस्ट हमारा सेल हो गया। यानी मार्केट सप्लाई जब हम देखते हैं तो 1800 हमारी हाईएस्ट है। मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय adding the supply of a seller A, B and C at different prices. At highest price of rupees 50, market supply is the highest at 1800 kgs. At a lowest price of rupees 10, market supply is lowest at 600। यानी आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि जब प्राइस लो होती है तो हमारा मार्केट जो सप्लाई होता है, क्वांटिटी सप्लाई जो होता है, जितने हमारे सेलर होंगे उनका एडिशन करके वो हमें टोटल मिल सकते हैं। जब हमारी प्राइस बढ़ जाती है तो हमारा सेल भी बढ़ जाता है। इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पे हम ग्राफिकल के हिसाब से देख सकते हैं, वाई एक्सेस पे जो है वो प्राइस इन रुपीज़ है, और एक्सेस पे जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी में है। यानी सप्लाई कर्व जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप एस वो सप्लाई स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट से लेकर राइट तक सेम है, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई।
यानी यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये दोनों ही जो है वो हमें प्राइस एंड जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई है, उन दोनों का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन हमें इंडिकेट करता है। ये तो थे हमारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। आगे हम देखते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट, हम देख सकते हैं हमने अभी देखा कि इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई इन दोनों का जो है वो सेम बात ये है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आगे हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमें 8 जो पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के 8 पॉइंट्स का स्टडी करना है। फर्स्ट जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 4 इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, 5 गवर्नमेंट पॉलिसीज़, 6 natural conditions, 7 future expectation about price, and 8 other factors। अब हम फर्स्ट जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इस पॉइंट का स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। More quantities are supplied at a highest price and less quantities are supplied at a lower price. Thus, there is a direct relationship between price and quantity supply. यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम, यानी प्रोड्यूसर के साइड में ये सप्लाई आ सकता है जो उसका हम स्टडी कर सकते हैं। हायर प्राइस पे हमारा हाई सप्लाई होता है और लोअर प्राइस पे हमारा लो सप्लाई होता है, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी पे हमारा सप्लाई भी डिपेंड करता है। सेकंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। Technological improvement reduce the cost of production which lead to an increase in production and supply। यानी कि जब टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो तो यूज़ करते समय हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगता है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, यानी हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए सप्लाई जब हम करते हैं तो पुरानी तरीके से यूज़ की हुई टेक्नोलॉजी से सप्लाई में उसका असर पड़ता है। सप्लाई में हमें ज़्यादा खर्चा लग के वो जो टाइम होता है उस टाइम से ना होके ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर उसके अलावा जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी आती है और सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है और सही टाइम पे सही समय पे हम सप्लाई कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और उससे ज़्यादा प्राइस भी मिलती है, यानी हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी हमारा बढ़ जाता है। थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ द फैक्टर प्राइसेस इंक्रीजेस the cost of production also increases, as a result supply decreases। गुड्स जो हैं वो गुड्स की प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो खर्चा लगता है वो फैक्टर्स का यानी खर्चा जो लगता है वो फैक्टर्स का प्राइस जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, तो खर्चा भी बढ़ जाता है, इससे सप्लाई पे असर पड़ जाता है।
इसलिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसका असर पूरी तरीके से सप्लाई पे पड़ता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई में असर डाल सकता है। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, infrastructural in the form of transport, communication, powers, etc. Influence the production process as well as supply. Shortage of this facility decreases the supply and vice versa. यानी बिजनेसमैन के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन प्रोसेस भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो भी सही तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छी तरह की ट्रांसपोर्ट की हमें चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हमें चाहिए। तो एक बिजनेसमैन को सप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर जब कोई भी शॉर्टेज आ जाता है, यानी बिजली का शॉर्टेज आ जाता है, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्शन करते समय कोई भी शॉर्टेज आ जाता है तो उसका असर जो होता है वो सप्लाई पे पड़ता है, तो सप्लाई हमारा डिक्रीज़ होता आता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो भी सप्लाई पे असर डालता है। 5. Government policies. Favorable government policies may encourage supply and unfavorable government policies may discourage the supply. यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी हो तो सप्लाई का असर जो होता है इनकरेज होता है, और अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी हो तो सप्लाई का असर जो होता है वो डिस्करेज होता है। यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सेट्रा में इनकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज मेजर्स। यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उसका असर प्रोडक्शन में और सप्लाई में निगेटिवली पड़ जाता है। अच्छी तरीके की यानी फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी हो तो वो पॉजिटिव सप्लाई होता है, और अनफेवरेबल हो तो वो नेगेटिव असर प्रोडक्शन में पड़ता है। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में इनकरेज और अनफेवरेबल पॉलिसीज़ में डिस्करेज, इससे सप्लाई में असर पड़ता है। यानी गवर्नमेंट जब भी कोई टैक्सेशन लगाते हैं और सब्सिडीज़ लगाते हैं तो उन्हें उनका पूरा का पूरा असर सप्लाई पे पड़ जाता है। 6. नेचुरल कंडीशंस. द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द नेचुरल कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, अ गुड मानसून and favorable climatic condition will produce a good harvest. So the supply of agricultural product will increase and unfavorable climatic conditions will lead to a decrease in supply. यानी हमारा जो देश है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है। यानी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो पूरे के पूरे जो है वो नेचर पे डिपेंड होते हैं। जब गुड मानसून हो, अच्छा मानसून हो तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो हो उसका असर पूरे के पूरा प्रोडक्शन पे पड़ता है। जब अच्छी खेती चल रही है, मानसून भी गुड हो गया हो और जो प्रोडक्शन भी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो अच्छे तरीके से हमारी प्रोडक्शन जो होते हैं वो अच्छे तरीके से निकल आते हैं मार्केट में। और जब ख़राब क्लाइमेट हो और ख़राब जब कंडीशन हो, बैड कंडीशन हो मानसून का, तो उसका पूरा का पूरा असर जो होता है वो सप्लाई पे पड़ता है। तो हमारा सप्लाई जो होता है हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. इफ़ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, द प्रोड्यूसर में withhold the stock. This will reduce the supply and vice versa.
यानी फ्यूचर में हम जब उम्मीद करते हैं कि कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है तो हम क्या करते रखते हैं कि उसका स्टॉक करके रखते हैं। फिर वो इनलीगल क्यों ना हो, पर हम उसका स्टॉक करके रखते हैं और उसका पूरा का पूरा असर जो होता है वो सप्लाई पे पड़ता है। जब फ्यूचर का जब हम कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते और जो ही दाम हो वहीं पर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम ना होता नहीं है। लास्ट जो है 8 अदर फैक्टर्स, इट इंक्लूडेड्स अदर फैक्टर में हम देखते हैं हमने जो अभी 7 जो फैक्टर्स देखे उनके अलावा हम देखते हैं नेचर ऑफ अ मार्केट, यानी मार्केट का नेचर कैसा हो, मार्केट में पॉलिसी कौन सी चल रही हो, मोनोपोली पॉलिसी हो या परफेक्ट कंपटीशन हो या ओलिगोपोली, ये जो है हम आगे देखने वाले हैं, ये चल रहा है तो हमें सप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, हमें जब ये मालूम पड़ गया हो तो। सेकंड, रिलेटिवली प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी जो हमारे रिलेटिवली गुड्स होते हैं उनकी जो प्राइस होती है, सब्सटीट्यूट गुड्स जो होते हैं वो कैसे हैं, उनका सप्लाई कैसा है, प्राइस कैसा है, इस पे भी सप्लाई असर डालता है। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो, इनका भी फैक्टर सप्लाई पे असर पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ factor of production etc. If all factors are favorable, supply of a commodity will be more and vice versa. ये जब सब फैक्टर्स फेवरेबल हो तो सप्लाई भी अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। जब ये अनफेवरेबल हो तो हमारा सप्लाई अच्छे तरीके से नहीं होता। स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। थैंक्स।